हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। और मेरा नाम है अनुपम राठौर और आज हम करेंगे महाजनपद काल। देखिए, जो महाजनपद काल का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई सारे जो महाजनपद है इनकी राजधानी आपसे पूछ ली जाती है। कुछ नहीं होगा, अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो राजधानी को मैच करवाने के लिए दे देते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो आपको एक ना एक सवाल तो मिलेगा ही आपके एग्जाम में, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या है, पहले तो इसकी टाइमिंग देखते हैं कि महाजनपद काल किस टाइम में था। ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, उस टाइम पे महाजनपद काल का विकास होता है। ठीक, इस काल में क्या हुआ था, बेसिकली देखिए, छोटे छोटे जनपद जो है वो विकसित होकर क्या हुए, बड़े राज्यों में बदल गए थे। अब जब बड़े हो गए तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, वैसे तो जनपद थे, पर जब बड़े हो गए तो क्या हो गए, महाजनपद हो गए। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो अगुंतर निकाय, इसमें क्या मिलता है आपको, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो दो चीजें देखिए, एक तो बौद्ध ग्रंथ आपने देखा, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अगुंतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सेम ऐसे ही क्या है, जैन धर्म से भी संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसका नाम है आपका भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो आपका अगुंतर निकाय है। और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये काल जो है वो क्या है, भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है। तो जो द्वितीय नगरीकरण का काल है वो कौन सा है, महाजनपद काल है। और पहला कौन सा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रही थी, जो पहला नगरीकरण भारत में हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के टाइम का है। तो दूसरा नगरीकरण कब हुआ, महाजनपद काल में हुआ था। इसी काल में जब महाजनपद काल विकसित हो रहा था या महाजनपद का टाइम चल रहा था, उसी टाइम पे क्या था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कृषि, व्यापार, नगर और मुद्रा का प्रचलन जो था, इनका विकास होने लगा। और आगे चलकर इन्हीं महाजनपदों में से क्या मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली बना। टोटल जो महाजनपदों की संख्या बताई जाती है वो कितनी है, 16। 16 में से 10 महाजनपद जो हैं वो कहाँ थे, गंगा घाटी में ही थे। ठीक है, गंगा घाटी मतलब नॉर्थ इंडिया मान के चलिए कि 16 में से 10 जो है वो महाजनपद घाटी में आपको मिलते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके महाजनपद की कौन सा क्षेत्र है और उनकी राजधानी का क्या है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग जनपद की। अंग महाजनपद जो था, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, चंपी जो है वो किसकी की जाती है, शरीर के अंगों की। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा हो गई। ठीक है, और चंपा कहाँ है, अंग बिहार के पूर्वी भाग में, मतलब भागलपुर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, अंग माना जाता था। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, मगध। मगध आपको याद रहता है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, और बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र। आप मगध को आगे भी इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे इसकी राजधानी या मगध वाला क्षेत्र, कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। तो मगध कौन सा वाला क्षेत्र था, अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये वर्तमान बिहार का जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता था, आपका मगध। ठीक, और मगध जो है वो महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। काशी। काशी की राजधानी क्या है, काशी विश्वनाथ, से ध्यान रखिए, काशी क्या होगा, वाराणसी होगा। ठीक, याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे अब बात करते हैं कौशल। कौशल जो है वो श्रावस्ती। ठीक, कहाँ पर, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। वर्तमान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो क्या है, कौशल देश माना जाता था। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे, प्रसेनजीत थे। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है आपका वज्जी। वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली।
ये क्या था? वज्जी एक गणराज्य था, ठीक। और क्या है, यहाँ लिच्छवी इसका प्रमुख गढ़ था। कौन सा गढ़ था? लिच्छवी। वैशाली जो है वो विश्व के प्राचीन गणतंत्रों में से एक माना जाता था। बाकी सब जगह क्या था? ठीक है, राजतंत्र था, ठीक। मल्ल और वज्जी जो है वो कैसे थे? गणतंत्र थे, ये दो, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन कौन से गणतंत्र थे और कौन से राजतंत्र थे। तो गणतंत्र कौन से थे? दो थे, एक तो आपका आ जाएगा मल्ल और एक आपका आ जाएगा वज्जी, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या पावा, ठीक। ये भी एक गणराज्य था, अभी बताया आपको मैंने। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में ही हुआ था। मल्ल जो है वो कितनी शाखाओं में विभाजित थे? दो शाखाओं में विभाजित थे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका चेदी। चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? आपकी शुक्तिमती थी, ठीक। वर्तमान कौन सा क्षेत्र होगा जो चेदी वाला है? वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है। महाभारत में भी चेदी का उल्लेख हमें मिलता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? उदयन थे, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी ना थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जब एग्जाम आएगा ना उससे पहले मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, और जो भी वन लाइनर वाला ऐसी चीजें होंगी याद करने वाली या जिनको रटने वाली, वो सब मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको याद हो जाएंगी। अभी मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोग ध्यान में रखें इस चीज को कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक। आप अभी से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद होने लगेंगी ये चीजें। अब आते हैं कुरु। कुरु जो है, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ कौन सा क्षेत्र होगा? ये वर्तमान दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाएगा ये, ठीक। अब बात करते हैं हम पांचाल की। पांचाल जो है वो कौन सा है? राजधानी सबसे पहले तो बात करें अहिछत्र थी और काम्पिल्य थी। अहिछत्र जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और काम्पिल्य जो था वो क्या था? दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। जो वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये क्या है? पांचाल वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य। मत्स्य की राजधानी की बात करी जाए तो मत्स्य की राजधानी थी आपकी विराटनगर, ठीक है। और वर्तमान ये कौन सा होगा? राजस्थान का जयपुर वाला क्षेत्र होगा। मतलब जयपुर, भरतपुर वगैरह ये सब आता है मत्स्य क्षेत्र में। और यूपी का भी आता है सूरसेन, आगे देखेंगे हम, ठीक है। सूरसेन जो है वो इसकी राजधानी क्या आ जाएगी? मथुरा होगी। मथुरा कहाँ है? यमुना के तट पर स्थित है ये। कृष्ण परंपरा से इसका संबंध माना जाता है। मथुरा जानते ही हैं आप लोग कि कृष्ण परंपरा से संबंधित है, ठीक है। तो सूरसेन कहाँ हो जाएगा? मथुरा वाले क्षेत्र में होगा। अब बात करते हैं अश्मक की। अश्मक की राजधानी क्या थी? पोटली या फिर पोतन भी कहते हैं इसे। जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय महाजनपद है, ठीक है, तो वो बताइए। तो आपको चार ऑप्शन होंगे और उसमें से एक क्या होगा? आपका अश्मक होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अश्मक हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम अवंती। अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी है उत्तरी अवंती की, और दक्षिणी अवंती की क्या है? महिष्मती है, ठीक। पश्चिम भारत का यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं गांधार। गांधार में बात करें तो राजधानी क्या होगी? तक्षशिला थी इसकी। वर्तमान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गांधार कहा जाता था। तक्षशिला आपने पढ़ा भी है कि तक्षशिला जो है वो शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, और मैंने ये आपको लास्ट क्लास में करवाया भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कंबोज की। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर थी, ठीक। कंबोज की राजधानी राजपुर। ये भी कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में ही स्थित है। जो कंबोज था वो किसके लिए फेमस था आपका? ये फेमस था आपका घोड़ों के लिए। तो अब मैंने आपको दो बताए थे कि गणराज्य कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं कि अब देख लेते हैं गणराज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। जो गणराज्य थे इनमें से वो थे आपके वज्जी था, मल्ल था, शाक्य, कोल्य और मौर्य थे, ठीक। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषताएं जो थी वो थी, शासन जो है वो अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित था। मतलब
कोई एक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं कर रहा था। ठीक है, शासन की जो सत्ता थी वो विभाजित थी। सभा और परिषद का महत्व था। निर्णय जो था वो सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ठीक है, अब जब क्या होगा, शासन कई सारे व्यक्तियों के हाथ में होगा, तो निर्णय जो है वो कोई एक व्यक्ति तो ले नहीं पाएगा। कैसे लिया जाएगा निर्णय? निर्णय जो है वो सामूहिक मंजूरी से लिया जाएगा। ठीक है, और क्या था, राजा की जो शक्ति थी वो कैसी थी, सीमित थी आपकी। ठीक, चलिए आप बात करते हैं हम राजतंत्र कौन कौन से थे। राजतंत्रों में मगध जो है वो एक राजतंत्र था, काशी राजतंत्र था, कौशल ये भी राजतंत्र था, अवंती ये भी राजतंत्र था, और वत्स भी आपका क्या था, राजतंत्र था। ये सारे हो गए आपके राजतंत्र। अब राजतंत्र की हम विशेषताएं देख लेते हैं। अब राजतंत्र है तो क्या होगा, राजा का शासन होगा, और राजा कोई एक ही हो सकता है ना, कई सारे तो हो नहीं सकते। तो शासन जो है वो राजा के हाथ में होता था। पद जो है वो सामान्यतः कैसे थे, वंशानुगत थे पद। ठीक है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होते थे। ठीक, और क्या था, और एक ही वंश में, मतलब एक राजा, उसके बेटे को अगली सत्ता ट्रांसफर की जाएगी, फिर उसके बेटे को अगली सत्ता ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वंशानुगत थे। प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत होता था यहाँ पर। सेना और कर व्यवस्था जो है वो विकसित थी यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि महाजनपद का जो अर्थव्यवस्था थी या फिर शासन था, ये किस तरीके से चल रहा था। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को टफ किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें वन लाइनर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर एग्जाम का पेपर जो है वो टफ होता जा रहा है दिन पे दिन। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ वन लाइनर पर ही रहेगा? नहीं कर सकते ना, हो सकता है चेंज कर दे वो इस बार ही। ठीक है, तो आपको तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था देखते हैं हम महाजनपद काल की। जो कृषि है वो क्या था, मुख्य व्यवसाय था महाजनपद काल का। ठीक है, क्लियर। और क्या था, लोहे के औजारों का उपयोग क्या था, बढ़ गया था। इसीलिए तो मगध इतना शक्तिशाली बना, क्योंकि लोहा निकलता था वहां पे। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, नगरों का विकास हुआ। महाजनपद के हाल क्या है, द्वितीय नगरीकरण है। ठीक, सिक्कों का प्रचलन बढ़ा था, श्रेणी प्रणाली विकसित हुई थी। ठीक, और क्या था, व्यापारी वर्ग जो है वो प्रभावशाली बन गया था। कौन प्रभावशाली हुआ, व्यापारी वर्ग। महाजनपद काल की अगर बात करें, मुद्राएं जो है वो कौन सी थी, पंचमार्क की थी, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है, आहत मुद्राएं। ठीक है, भारत की जो प्राचीनतम मुद्राएं हैं वही थी यहाँ पे भी, और यही आहत मुद्राएं प्राचीनतम मुद्राएं मानी जाती हैं भारत की। इन पर क्या होता था, विशेष चिन्ह होता था। ठीक, आहत मुद्राएं क्या थी, मतलब थप्पा मार के ये बनाई जाती थी। ठीक है, तो आहत किया जाता था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था, आहत मुद्राएं। ये मुख्यतः किससे बनी होती थी, चांदी की बनी होती थी, और जो व्यापारिक लेन देन था उसमें उपयोग की जाती थी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं महाजनपद काल के धर्म के बारे में। मैंने आपको बताया कि महाजनपद काल जिस टाइम में विकसित हो रहा था या जिस टाइम पे अपने चरम पर था, उसी टाइम पे बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ है। मतलब तीनों चीजें ये लगभग पैरेलली चली हैं, और वो कब हुई है, 6ठी शताब्दी में। ठीक, तो वैदिक धर्म का प्रभाव तो बना ही रहा। क्या हुआ, वैदिक धर्म का प्रभाव तो बना ही रहा। कर्म कांडों के प्रति क्या हुआ, असंतोष बढ़ा। इन कर्म कांडों के विरोध स्वरूप ही क्या हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। और यहीं पर क्या होता है, जैन धर्म का उदय होता है, बौद्ध धर्म का उदय होता है। अहिंसा और नैतिक जीवन पर बल दिया जाता है इसके बाद, और धार्मिक सहिष्णुता विकसित होती है। ये हो गया आपका धर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है। ठीक, इसमें क्या है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, या कौन सा ग्रंथ जो है वो किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगुंतर निकाय मैंने आपको अभी बताया था किससे संबंधित है, साहित्य से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगुंतर निकाय में ही क्या किया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, और अगर बात करें हम जैन धर्म की, तो जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी 16 महाजनपद है। ठीक है, अब बात करते हैं दीघ निकाय की। जो दीघ निकाय है वो किससे संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक वेल नोन है, किससे संबंधित होगा,
बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। सुप्त पिटक, ये भी आपका किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से ही होगा। आचरांग सूत्र, ये किससे होगा? आचरांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित होगा। और कल्प सूत्र जो है वो किसका है? भद्रबाहु का है। ठीक है, और ये किससे है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।